इन लास्ट 75 डेज में ज्यादातर बच्चे इन्हीं बातों से परेशान रहते हैं कि या तो किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई रिवीजन नहीं कर पा रहा है, किसी के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, कोई एंजाइटी से परेशान है, कोई ओवर थिंकिंग से परेशान है, और इन्हीं सब चीजों के कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते और अपना पोटेंशियल लूज कर देते हैं। मैं और मेरे सारे दोस्त जो एम्स दिल्ली में, हम सब लास्ट 75 डेज में क्या करते थे, क्या प्लान फॉलो करते थे, वही मैं पूरा प्लान आप सबको बताऊंगा। अगर आप ये प्लान अच्छे से फॉलो करोगे तो इन लास्ट 75 डेज में आपके नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे और नीट में सिलेक्ट होकर टॉप रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नीट पर विजय ज्वाइन नहीं करा है तो जितनी जल्दी हो सकता है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इसमें हर वीकेंड फ्री मेंटरशिप सेशंस करता हूं जिसमें आप मुझसे 1 to 1 सारे डाउट पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, पीडीएफ से, फॉर्मूला से, सब कुछ अपलोड करता हूं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर मैं सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूं, तो जितनी जल्दी हो सकता है इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके पास बचे रफली 75 डेज। 75 डेज को अपन बांट लेते हैं 30, 30 और 15 में। तो आपका जो पहले 30 डेज है, जो अगले वाला आने वाला 1 महीना है, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी का भी सिलेबस आखिरी के 45 डेज तक बचना नहीं चाहिए। अगर आखिरी के 45 डेज तक आपका सिलेबस बच रहा है कंप्लीट होना फर्स्ट टाइम, तो दिक्कत हो सकती है। तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट करो। भले ही वो पूरी अच्छे से नहीं हो पाए, बट अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करो ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। तो जिन लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो तुम्हारी अगली प्रायोरिटी है रिवीजन करना। अब रिवीजन कैसे करना है? एक प्लान और एक सिस्टमैटिक वे में करना है, टाइम टेबल बना के, तभी अच्छे से हो पाएगा। वरना लास्ट में तुम केओस में रहोगे, हड़बड़ी में रहोगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे, कोई भी चीज उठाते रहोगे, कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको ज्यादा टेंशन हो रही हो, आप वो पढ़ने लग जाओगे, कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। ऐसे एंजाइटी और इन चीजों में आके अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो अपने को एक सिस्टमैटिक प्लान वे में करना है काम। इसलिए आपके पास एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ योर अपकमिंग टेस्ट। क्योंकि आखिरी के इस टाइम में जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, अपन बात कर चुके हैं, जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतनी ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी आपका अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, उनके बेसिस पे आपका रिवीजन होना चाहिए, उनके बेसिस पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं इन लास्ट 75 डेज में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है कि वो काम देते हैं बट वो काम कंप्लीट नहीं करते, उसको टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे बच्चे खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लग जाती है, उनके खुद पे डाउट होने लग जाता है, खुद के मेथड्स, खुद की स्ट्रेटजीज के ऊपर डाउट होने लग जाता है। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस टाइम में। लोगों को जिनके नंबर कम हो जाते हैं मेंटल स्ट्रेस की वजह से, लोगों एंजाइटी में आ जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बच जाता है किसी किसी का, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने रहते हैं। तो इस सब से लोगों को एकदम ओवरवेलमिंग फील आने लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है वो अपन इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और जो इसका मेन सोल्यूशन है वो है एक प्लान बनाना, एक सिस्टमैटिक प्लान बनाना, टाइम टेबल से वर्क करना, उस पर ध्यान रखना, अपना पूरा मेंटल फोकस उस प्लान पे, नेक्स्ट स्टेप पे, अपने टाइम टेबल की नेक्स्ट चीज पे रखना। ये इन सब का मोटा मोटा सोल्यूशन है। आगे के सॉल्यूशंस की भी अपन बात वीडियो के एंड तक आते आते करेंगे। तो आपका जो प्लान है, जो शेड्यूल है, वो ऐसे ही हवा में कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक प्लान, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। और उसको बनाने के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स अपन अब डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है आपको वो टाइम टेबल। जैसे स्टेप नंबर 1 है अलॉट एग्जैक्ट स्पेसिफिक टास्क। जैसे समझ लो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का तुमने एक टास्क स्पेसिफाई करा कि मुझे इस टाइम पे फिजिक्स पढ़नी है। तो ऐसा टास्क स्पेसिफाई मत करो, एग्जैक्ट स्पेसिफाई करो। तुम्हें फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तुम्हें थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, तुम्हें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है। अगर तुम ऐसा डायरेक्ट लिखोगे कि तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम कुछ भी करने लग जाओगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट स्पेसिफिक टास्क अलॉट करो। सेकंड थिंग इज अलॉट टाइम विंडो टू अ टास्क। क्योंकि देखो अब बहुत कम टाइम बचा है, तो आपका जो भी टाइम है आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आप जो भी टास्क कर रहे हो उसको टाइम विंडो अलॉट करो कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि ये टास्क हो सके। नहीं हो पाए तो अलग बात है, बट एक टाइम विंडो अलॉट करो कि इस टाइम से इस टाइम में ये टास्क करने की ट्राई करूंगा। थर्ड पॉइंट होगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। आखिरी में क्या होता है, बच्चों को जो जो चीज अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो उसको ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं, या फिर इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और उसकी वजह से उनके कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं। तो
ऐसा ना हो इसलिए आपको अपना टाइम इक्वली डिवाइड करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। फोर्थ पॉइंट इज जो भी आप ये कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक वे में होना चाहिए और टेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। तो जो आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके रखी है उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आगे आने वाले टेस्ट के हिसाब से वो आपका प्लान और वो आपका शेड्यूल फॉर्म होना चाहिए। और जो भी आपका टाइम टेबल हो, जो भी आपका शेड्यूल हो, उसमें आगे आने वाले टेस्ट के लिए रिवीजन का भी टाइम होना चाहिए। समझ लो तुम्हारा जस्ट अभी टेस्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट के 2 दिन पहले ही तुम सिलेबस कवर करने बैठे हो या सिर्फ 1 दिन पहले रिवाइज करने बैठे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शेड्यूल में, तुम्हारे प्लान में आने वाले टेस्ट के लिए भी, रिवीजन के लिए भी जगह होनी चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हारे प्लान में बफर टाइम भी होना चाहिए। बफर टाइम मतलब हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारे टास्क पूरे ना हो, कभी कभी तुम्हारा टास्क स्किप हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उनको वापस कवर करने के लिए, उन बैकलॉग्स को कवर करने के लिए तुम्हारे शेड्यूल में, तुम्हारे प्लान में टाइम होना चाहिए, बफर टाइम होना चाहिए, जिसका तुम यूज करके पुरानी चीजों को भी अच्छे से कवर कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एनालिसिस। समझ लो तुमने टेस्ट तो दे दिया, पर सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको उसका एनालिसिस भी करना है आपके शेड्यूल में, प्लान में। उसके लिए भी टाइम होना चाहिए, उसको डिले नहीं करना है। एनालिसिस जैसे ही टेस्ट हुआ वैसे ही आपको उसका एनालिसिस करना है, अच्छे से करना है। तो टेस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी आपको आपके प्लान में ऐड करना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज इन लास्ट 75 डेज में आपको एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ स्टडी तो करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा कंपटीशन है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन ज्यादा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस कंपटीशन से कंपीट करने के लिए आपको 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है इन लास्ट 75 डेज में। ये सारी की सारी चीजें अच्छे से दिमाग में रखना और इन सब चीजों को अच्छे से याद रखना। और ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ब्रह्मास्त्र लास्ट लीप बैच एंड टाइम टेबल के अंदर भी। मतलब इसमें आपको हर दिन, हर घंटे क्या आपको स्पेसिफिक टास्क करना है वो इसमें दिया हुआ है। और साथ ही एग्जैक्ट टाइम विंडो भी दी हुई है हर टास्क को। मतलब कोई भी टास्क आपको एकदम लंबा नहीं लगेगा, कोई भी टास्क एकदम बोर नहीं लगेगा, कि साथ ही साथ बीच बीच में इसमें ब्रेक्स भी है और रिफ्रेशमेंट्स भी है, तो आपको टास्क बोर नहीं लगेगा। और इसमें हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, मतलब तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी हुई है। और ये टाइम टेबल बेस्ड है एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र लास्ट लीप टेस्ट सीरीज, जो इसके साथ साथ चलेगी, जिसमें आपको मिल जाएंगे 4 पार्ट टेस्ट एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट। और साथ ही साथ इसमें प्रॉपर रिवीजन विंडो भी दिया हुआ है। मतलब हर टेस्ट के पहले दिन आपको सारे स्पेसिफिक टास्क मिल जाएंगे, सारे रिवीजन वाले टास्क मिल जाएंगे, तो आपका अच्छे से टेस्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको बफर टाइम भी मिल जाएगा। मतलब अगर आपका कुछ भी छूटता है, कुछ भी टास्क छूटता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो भी उसमें टाइम रहेगा आपके पास कि आप उसको वापस कवर करके वापस ट्रैक पे आ सको। और टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट एनालिसिस करते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो आपका टेस्ट एनालिसिस के बाद मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स रिव्यू करने के लिए, उसके लिए भी आपका यहाँ पे टास्क दिया हुआ है। हाँ, तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपके मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी और आपका सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। पर अगर आपके पास ये टाइम टेबल फॉलो करने का टाइम नहीं है, या फिर आप किसी कोचिंग से ज्वाइन हो, या फिर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू एटलीस्ट गेट देयर इलाइट प्लस बीटीएस बैच। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इनके पास है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसका स्ट्राइक रेट है 95%। मतलब पिछली बार जो नीट हुई थी उसमें से 720 में से 680 नंबर इसी टेस्ट सीरीज से आए थे। और साथ ही साथ मेमोनीट आपको दे रहा है एक्सक्लूसिव बायोलॉजी डायग्राम पीडीएफ फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स भी मिल जाती है और बहुत सारा फ्री मटेरियल भी टाइम टू टाइम रिलीज होता है, इसलिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियसली रिलीज फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, तो मेमोनीट ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल यूज करो, बीएलएलबी प्लानर परचेस करो। और अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो करने वाले हो उस टाइम टेबल को, तो कमेंट में लिख दो #I'mGonnaTakeThisLeap। तो अब ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स की इन लास्ट 75 डेज में, जो कोई टॉपर बताता नहीं है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और यही डिफरेंस क्रिएट करती है किसी के सिलेक्ट ना होने में और एक बंदे के सिलेक्ट होने में। तो पहली बात हो गई कि तुम भरोसा रखो कि तुमने कुछ पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है आखिर में कि उनको लगता है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 1 साल से कर रही हूँ, पर कुछ याद ही नहीं मेरे को। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और उससे वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनसे उनके और नंबर कम हो जाते हैं। तो तुम ये याद रखो कि तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है भाई। 1 साल 2 साल अपन ने प्रिपरेशन करी है, ऐसा नहीं है अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है। ये भरोसा रखो, तुम याद रखो कि तुमने पढ़ा है। दूसरी बात हो गई कि बिलीव दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम रोना धोना करो, या तो तुम सोच के बैठो कि भाई कुछ नहीं होने वाला, अपना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास भरोसा रखो कि सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक पक्की चीज नहीं है। हो सकता है कि टॉपर के भी कम नंबर आ जाए, हो सकता है आपके भी बहुत ज्यादा नंबर आ जाए, किसी का कुछ पक्का नहीं रहता है। डिफरेंस क्या क्रिएट करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम्हें भरोसा है कि नहीं, तुम्हें भरोसा है क्या कि तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। अगर तुम भरोसा रखोगे तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली आएंगे। अगली चीज बात हो गई कि एवरीवन इज समवॉट नर्वस और स्कैर्ड। तुम्हें लगता होगा कि मैं अकेले ही डर रहा हूँ, मैं अकेले ही नर्वस हूँ, इसकी वजह से अगर तुम परेशान हो रहे हो तो इसकी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सब डरे हुए, सब डरे हुए, सब थोड़ा नर्वस है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, इसको ज्यादा भाव मत दो, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये सबके साथ होता है और तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो या मत दो। डिफरेंस यही आता है
कि जिन लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो उनको पता रहता है कि ये सबके साथ हो रहा है, इस पर ज्यादा भाव देने की, इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब नर्वस रहते हैं, सब थोड़े डरे हुए रहते हैं एग्जाम से पहले, कोई बात नहीं। पर अगर तुम ज्यादा डर रहे हो तो थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा शांत रहो, मेडिटेट करो तो वो डर कम हो जाएगा। पर थोड़ा डर, थोड़ी नर्वसनेस सब में रहती है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो अपने आप कम हो जाएगी, वो अपने आप हट जाएगी। अगली बात हो गई, डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड ऑन ओवरथिंकिंग। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आखिरी के टाइम में ओवरथिंक करने लग जाते हैं। उनको पता रहता है वो ओवरथिंक कर रहे हैं और वो उसमें ही घुस जाते हैं कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ। भले ही वो इतना ज्यादा नहीं सोचते, बहुत सारे लोग इतना सोचते ही नहीं है, वो नॉर्मली सोचते हैं जो सब लोग सोचते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो ओवरथिंक कर रहे हैं, तो उसके पीछे वो पड़ जाते हैं, वो कोशिश करने लग जाते हैं मैं ओवरथिंकिंग कम कैसे करूं, ये कैसे कम करूं। जबकि उनको काम अपना, पढ़ाई अपना, ध्यान अपना पढ़ाई पे रखना चाहिए। तुम अगर पढ़ाई पे ध्यान रखोगे, अगले स्टेप पे ध्यान रखोगे, ओवरथिंकिंग जब भी हो थोड़ी बहुत होगी, उसको करो और उसको खत्म करो और उसको इग्नोर करो। ठीक है, तो तुम ओवरथिंकिंग पे इतना ध्यान मत दो, ये भी सबके साथ होता है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी चीजों पे ध्यान दो, तो अपने आप ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पूरा फोड़ देना, एकदम अच्छे से काम करना। कमेंट्स में लिख दो कि भाई फोड़ के रहेंगे नीट 2025। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो। बाय बाय।